हेलो एवरीवन। आज से मैं एक न्यू मांगा स्पेन करने वाली हूँ। इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत आ रही थी। मांगा का नाम है मैरिज टू ए रूटलेस चाइल्ड। मेरी वीडियो ट्रबल एंड शॉप अवेरा बंद हो गई है क्योंकि इसमें कॉपीराइट आ गया था। मुझे और नहीं लगता कि वो मैं मांगा स्पेन करूँगी, इसलिए आज ये मांगा स्पेन कर रही हूँ। हमें एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत बोलती है, ए भगवान, क्या तुम ठीक हो? कोई जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी से। हमने एरिस की सॉल अपनी डेड बॉडी को देख रही थी और बोलती है, क्या मैं मर गई हूँ? एरिस की स्टेप मॉम अपने मन में बोलती है, इससे पहले मुझे अपने परिवार की दौलत का अंदाजा भी हो, उससे पहले वो मर पड़ी। उसके बाद हमें एरिस की स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है जो झूठा नाटक कर रही थी रोने का और अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, शांति से आराम करो मेरी प्यारी बहन। ऐसा लगता है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और तुम्हारा चार्मिंग बॉयफ्रेंड अब मेरा है। ये सारी चीज़ आयरिस अपने सारी बातों को याद करती है। जब उसकी मॉम डेड हो रही थी तो आयरिस को बोला था कि आयरिस मेरी बेटी, मेरे जाने के बाद उससे वादा करो कि तुम अपने फादर का ध्यान रखोगी, तो दूसरों से सावधान रहना और अपनी सारी यादों को ख्याल रखना। दयावान और सहनशील सबसे ज़रूरी है। एरिस की मॉम के डेड होने के बाद सब कुछ बदल गया था। उसके फादर उसकी स्टेप सिस्टर को प्रोटेक्ट करते हुए बोलते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रही हो? वो तुम्हारी छोटी बहन है। एरिस की स्टेप सिस्टर ने उसके बॉयफ्रेंड को भी चुरा लिया था। उसके बॉयफ्रेंड भी उसे बोलता है, अगर तुम्हारे फैमिली के पास पैसे नहीं होते, कौन इतना नीचे और कुन स्थान के साथ रहना चाहेगा? बॉयफ्रेंड ने उसे दूसरे आदमी को सौंप दिया था। वो मोटा आदमी बोलता है, बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो, जैसा मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ। अब मैं पलक झपटते हुए तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। इसकी सोल अपने मन में बोलती है, मॉम, मैंने जीवन भर आपकी बात मानी, सभी को मुझ पर हावी होने दिया, बदले में मुझे क्या मिला? इससे आयरिस रोने लगती है। आयरिस यही सब अपने मन में बोल रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, आयरिस अपनी आँख खोलती है। उसके बाद वो बोलती है कि ओह, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? और वो अपने आप को एक मिनट में देखती है और बोलती है, रुको। आयरिस अपने पास्ट में आ गई थी जब उसकी वेडिंग का दिन हुआ था। आयरिस फिर भागते हुए बालकोनी की ओर जाती है और उसके बाद बालकोनी के नीचे देखती है, क्या ये मेरी और मुँह की शादी का दिन नहीं है? आयरिस अपने आप को पिंच करती है और अपने मन में बोलती है, ओह, ये कोई सपना नहीं हो सकता, मैं तो फिर रिबॉर्न हुई हूँ, है ना? खैर, मुझे एक दूसरा मौका मिला है, एक गिफ्ट के तौर पर। आयरिस सामने रखी हुई कैंची को उठाती है और बोलती है, और इस बार जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा किया है, उन सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयरिस अपने वेडिंग से भागने का प्लान बनाती है और गेट खोलते हुए इधर साइड वर्ड देखने लगती है। आयरिस वहाँ से जा रही थी, तब तक आयरिस को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो एक लड़की बोल रही थी, चलो साइमन, तुम्हें क्या लगता है कि यह तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है? अगर आयरिस ने देख लिया तो क्या होगा? सारी बात आयरिस भी सुन लेती है। आयरिस का फियांसे बोलता है, निश्चित रहो, आज उसकी शादी है, तो अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट वीक भी देख पाएगी। तब तक मैं कुछ दिनों के लिए अच्छा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड का किरदार निभा रहा हूँ। तो मो परिवार को पैसे दे देगी, फिर मो और तुम्हारी ली दोनों की दौलत हमारी हो जाएगी। एरिस ये सारी बातें सुन लेती है और स्टीयरिंग से उतरती है। एरिस का फियांसे और उसकी स्टेप सिस्टर एरिस को देख लेती है। एरिस की स्टेप सिस्टर बोलती है, ओह सिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एरिस का फियांसे एरिस को देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है। बोलता है, एरिस सुनो, तुम जैसा देख रही हो सब कुछ नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एरिस अपने फियांसे को हक कर लेती है और वो बोलती है, मुझे बस थोड़ी सी ताज़ी हवा खानी थी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एरिस फिर अपनी स्टेप सिस्टर को बोलती है कि नहीं, तुम मेकअप रूम में वापस क्यों नहीं चली जाती और उन्हें थोड़ी देर के बाद मेरे लुक को क्यों नहीं संभालने क्यों कहती हो? आयरिस इतने बोलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ चली जाती है। आयरिस की स्टेप सिस्टर मन ही बोलती है, आयमान के साथ अपने चुने हुए कुछ पल का एंजॉय ले लो, ये समय ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। हमें आयरिस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाहर आ चुकी थी। आयरिस साइमन को कहती है, साइमन, क्या तुम्हें याद है कि जब मैं बहुत थक जाती थी तो और
नहीं पाती थी तुम मुझे अपने गोद में उठा लेते थे। क्या तुम मुझे फिर से ऐसा कुछ कर सकते हो? साइमन आयरिस की गाल को टच करते हुए बोलता है, हाँ मैं ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ। उसके बाद साइमन पीछे जाने लगता है। आयरिस डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें मेरी शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं अभी भी तुम्हें बख्श दे रही हूँ। आयरिस जोर से साइमन के सर पर पत्थर मार देती है। साइमन नीचे गिर जाता है। आयरिस साइमन के पॉकेट से उस कार की चाबी ले लेती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। और वो कार लेके चली जाती है और वहाँ के गार्ड उसको जाते हुए देख लेते हैं और गार्ड चिल्लाते हुए बोलती है, मदद करो, दुल्हन वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो कार से जा रही थी। उसके पीछे कार बहुत सारे पीछे लगे हुई थी और सामने से कार आ रही थी बहुत तेज़ी से। आयरिस डर जाती है और अपने मन में डरते हुए बोलती है कि उफ, सच में पहले एक अजीब मौत, अब मैं रिबॉर्न हो गई हूँ। लगता है कि और फिर मैं इस बार कार की कुचल के बाद मैं मर जाऊंगी। आयरिस जोर से ब्रेक मारती है और वो गाड़ी में रुक जाता है, आगे वाला गाड़ी भी। आयरिस फिर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है और उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। जब आयरिस अपनी आँख खोलती है तो उसके सामने एक कार था। उसके आगे एक आदमी आके उसके डोर को खोलता है और बोलता है कि जरा रुको, वो तो इतनी तेज से कार को नहीं रोक सकती थी, है ना? क्या वो मर गई या और कुछ हो गया है? आयरिस को कोई आदमी कार से बाहर निकालता है खींचकर और वो आयरिस को टीनते हुए बोलता है, आखिरकार क्या हो गया है मैडम? जरा से ताउज़ में अपनी जान को लेने में तुली हो और तुम खुद को क्या समझती हो? मास्टर इंडियन फूक पे हाथ डालने की कोशिश कर रही हो तुम? फिर आयरिस उसकी शक्ल को अच्छा से देखने की कोशिश करती है और उसे फिर वो याद आ जाता है कि वो रियल में कौन है। आयरिस बोलती है, इंडियन फूवो शेयर्स का सबसे बड़ा व्यापारी, का परिवार बहुत ज़्यादा सफल है। आयरिस बोलती है, मानना पड़ेगा कि वो ठीक दिखता है लेकिन वो थोड़ा गुस्से वाला भी है। फिर आयरिस उसके अपने हाथों से छुटाते हुए बोलती है, इसके लिए माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि ये कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ था। हमें पीछे से गार्ड दिखाए जाते हैं जो आयरिस के पीछे पड़े हुए थे। वो अपने मन में बोलती है कि इस पर बचा लो, ठीक है? मैं गार्ड पीछे से बोलते हैं कि आयरिस प्लीज़ आप हमारे साथ वापस वहाँ चले, हम आपको लेने आए हैं, तो आप हमारी कार में बैठ जाए। आयरिस अपने मन में बोलती है कि मैं वापस नहीं जा सकती, ये दुख भरी जिंदगी से निपटने का एकमात्र तरीका है। मैं एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। फिर आयरिस के मन में एक आइडिया आता है और वो फू की ओर देखती है और उसे पकड़ के वो अचानक किस कर लेती है। इससे फू भी पूरी तरह से हैरान था। आयरिस भी फू को हाथ के होल्ड करते हुए गार्ड से बोलती है कि जाके अपने बॉस से कह दो कि मैं भागी हुई दुल्हन का किरदार नहीं निभा रही हूँ। मिस्टर फूक मुझे खुद ही लेने आए हैं। और गार्ड भी परेशान हो जाते हैं। गार्ड एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि क्या वो सीरियस है, क्या हमें उसे पकड़ के ले जाना चाहिए या नहीं? दूसरा गार्ड बोलता है कि हमें पहले बॉस से पूछ लेना चाहिए क्योंकि फूक परिवार के पंगा लेना हमारे लिए ही भारी पड़ जाएगा। दोनों आपस में बात करके अपनी कार में जाके भागते हुए बैठ जाती है और आयरिस अपनी राहत की सांस लेती है और फू को बाय करते हुए बोलती है, तुम्हारा थैंक यू, इसके लिए मैं तुम्हें रात की ट्रीट दे दूंगी। उसके बाद फू चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या चाह रही हो? और फू आयरिस को होल्ड कर लेता है और बोलता है कि इतना सब होने के बाद तुम मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती क्योंकि हम धोखा दे रहे हैं ना। आयरिस बोलती है कि मैं यहाँ से बस निकलना चाहती हूँ, बस यही मायने रखता है। अपने गले से नेकलेस निकालते हुए फू को देते हुए बोलती है, ये लिमिटेड एडिशन का नेकलेस है। देखो, अगर मैं प्रॉब्लम में नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं करती, ठीक है? ये तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। वो गुस्से से बोलता है, ये नेकलेस तुम खुद को क्या समझती हो मैडम? ये मेरा पहला किस था। आयरिस बोलती है, क्या ये मिस्टर फू का पहला किस था? मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना नामी आदमी का ये पहला किस कैसे हो सकता है? क्या वो नपुंसक है?
शायद ये कोई हैरानी की बात नहीं है। लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आयरिस वहाँ से जाने लगती है और वो उसका हाथ होल्ड कर लेता है और बोलता है कि रुको, तुमने वहाँ से निकलने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, अब तुम यहाँ से भाग रही हो। आयरिस बोलती है तुम क्या चाहते हो। वो आयरिस को कार में पुश कर लेता है और बोलता है कि क्योंकि तुमने मेरे पहले ही इस्तेमाल किया है तो शायद मुझे ये एहसान वापस ले लेना चाहिए, है ना। वे गार्ड सही थे, तुम में जरा भी सहनशीलता नहीं है। ये सारी बकवास सुन के आयरिस भी परेशान हो जाती है और उसे घूरते हुए नजर से देखती है और बहुत गुस्सा आ जाता है उसे। आयरिस ने फिर उसे फू के पैरों के पीछे मार देती है और उसे अपने आप से दूर कर देती है और आयरिस वहाँ से भाग जाती है। फू का सिक्योरिटी आकर उसे होल्ड करता है और बोलता है मिस्टर फू, क्या आप ठीक हो। वो गुस्से से बोलता है क्या वो पागल है, मैं बस उसके साथ एक दिन के लिए खेलने की जरूरत थी और वो सीधे नीचे चली गई। हाँ,